हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके साथ साथ हम देखेंगे जूल्स लॉ भी। तो ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो डेली लाइफ में जो अप्लायंसेज यूज करते हैं, जैसे कि मिक्सर हो गया, फिर आयंस हो गए जिससे हम कपड़ा इस्त्री करते हैं, और जो हम फैंस को जो रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर जो यूज करते हैं वो, और ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ पे ओम्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ऐसा ओम्स लॉ में ऐसा क्या चीज़ है, ओम्स लॉ ऐसा क्या चीज़ एक रिलेट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओम्स लॉ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, हीटिंग इफेक्ट से भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ को डिराइव किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। ओम्स लॉ ये स्टेट्स करता है कि जो भी हमारे पास जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर में समझ लो 2 पॉइंट्स से जहाँ से हमने वोल्टेज अटैच किया है, पॉजिटिव से लेके पूरा निगेटिव तक, जो भी मैंने एक सर्किट बनाया है वो एक हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी। ओके, तो उस कंडक्टर में, उस पूरे सर्किट्स में जो भी करंट फ्लो होता है, जो भी करंट फ्लो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर वोल्टेज में इंक्रीमेंट होएगा तो किस में इंक्रीमेंट होएगा? करंट में इंक्रीमेंट होएगा। तो ये था हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। एक सिंपल इक्वेशन से हमने यहाँ पे बता दिया है कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है। यहाँ पे करंट और वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जो रिलेशन है वो अप्लायंसेस में कैसा यूज होगा वो हम देखेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं इसका इक्वेशन, इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे I इक्वल टू वी अपॉन आर कैसे आया? तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर आता है प्रोपोर्शनैलिटी। अगर I को मैं वी और I का मैं अगर रेशियो निकालता हूँ, वी और I का मैं क्या निकालता हूँ? रेशियो। वो हमें कौन सा फॉर्मूला इंडिकेट करता है? रजिस्टर का फॉर्मूला इंडिकेट करता है। किसका फॉर्मूला इंडिकेट करता है? रजिस्टर का। बिकॉज V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई होता है, और V अपॉन में I कर दूं तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैंने क्या रखा है? R रखा है। क्या रखा है? R। तब जाके यहाँ पे I इक्वल टू वी बाय आर हो गया। I क्या था हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V को। तो जो रेशियो होता है वो किसका फॉर्मूला देता है? R का फॉर्मूला देता है, रजिस्टर का फॉर्मूला देता है, या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देता है। तो I इक्वल टू वी बाय आर। जब हम उस कंडक्टर में से जब करंट पास करते हैं, तो जब वो करंट पास होते हैं तो कंडक्टर इटसेल्फ उस करंट को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। मीन्स दैट कि कंडक्टर भी खुद एक टाइप का छोटा सा एक मिनिमम अमाउंट का रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो जो यहाँ पे I इक्वल टू वी अपॉन आर जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। यहाँ पे जो V है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा जो करंट है उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं, और जो यहाँ पे जो R है हमारा वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज अ कॉन्स्टेंट, विच इज अ कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे सर्किट बनाया मैंने, जो यहाँ पे R लिया है, क्योंकि हमने देखा था रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसे जिगजैग लाइन होता है। तो जो यहाँ पे जो R जो है, जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जो सिंबल बनाया है वो कंडक्टर का सिंबल्स बनाया है। ओके, और जो यहाँ पे प्लस माइनस का जो ये टर्मिनल्स है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 0.1 और 0.2, तो इनके बीच में जो करंट पास होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रहेगा? हमारे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई। और जो कंडक्टर है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो लिखा है कांस्टेंट, जो हमारा जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर का जो वैल्यू होता है, उसके जो वैल्यू होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? कंडक्टर के नेचर पे, कंडक्टर का लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका, और वो कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। तो इसमें से जो भी चेंजेस अगर आएगा, अगर उससे कंडक्टर में नेचर्स में चेंजेस आते हैं, लेंथ में चेंजेस आते हैं, या क्रॉस सेक्शन में चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। और जब रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा तो वहाँ पे करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ जो फैन के जो रेगुलेटर होते हैं, हम उसको कम ज़्यादा करने के लिए वहाँ पर यूज़ होता है ओम्स लॉ का, जो कि बहुत कॉमन डिवाइस है। ओके, टू रेगुलेट मिक्सर स्पीड, और इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देयर आर मेनी पर्पसेस वेयर इंटेंशनली वोल्टेज ड्रॉप इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई a specific voltage across different electronic elements. This is done by applying Ohm's law. तो ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स होते हैं, हम वहाँ पे वोल्टेज को भी वेरी करते हैं, जैसे कि इतना वोल्टेज इस सर्किट में होना चाहिए, इतना वोल्टेज होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो जो भी यहाँ कंट्रोल होता है, वोल्टेज में कंट्रोल करना, करंट्स में कंट्रोल करना, रेजिस्टेंस में कंट्रोल करना, तो ये सब सारी चीज़ें जो कंट्रोल होते हैं वो कौन से लॉ से होते हैं? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। अब बारी आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये हो गया, अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो जैसा मैंने बताया था कंडक्टर खुद एक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, तो जब वो रेजिस्ट करता है तो वो वहां पे क्या होता है, एक हीट डेवलप होता है। क्या होता है, एक हीट डेवलप होता है। तो वो हीट कैसे डेवलप होता है, इसी को बोलेंगे क्या हम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बाय इलेक्ट्रिक करंट। जैसा मैंने बताया था आपको, जो पावर का जो फॉर्मूला होता है VQ/T होता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, VQ/T। V आपका हो जाता है वोल्टेज, और जो Q होता है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और जो T है आपका क्या होता है, टाइम। कि एक्चुअल में पावर ये होता है कि कितने टाइम में उस सर्किट में कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, मतलब कितने टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, उसको हम बोलेंगे पावर। अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो VQ आपका क्या हो जाता है, एनर्जी हो जाता है। क्या हो जाता है, एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे होता है, किसी भी कंडक्टर में एनर्जी कौन इंड्यूस करता है, बैटरीज, मींस वोल्टेज V हम ले लेते हैं। अब जब वो कंडक्टर में एनर्जी इंड्यूस करते हैं, वो किस में एनर्जी इंड्यूस करते हैं, चार्जेस में एनर्जी इंड्यूस करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो Q हम ले लेते हैं चार्जेस, वो आपका एनर्जी हो जाएगा। और कितने टाइम में कितना एनर्जी उन्होंने इंड्यूस किया, वो होता है उसकी पावर। P का वैल्यू क्या है, VQ/T। P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई कैसे हुआ, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में करंट का जो फॉर्मूला देखा था Q/T देखा था। क्या देखा था, Q/T। मतलब करंट बेसिकली क्या होता है, करंट क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशंस क्रिएट हो जाता है, P इक्वल टू वी आई। अब देखते हैं ये क्या है, हीट है। क्या है ये, हीट है। हीट का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। तो पावर बेसिकली होता है आपका वी आई। ओके, पावर क्या होता है, बेसिकली वी आई होता है। और P के जगह पे हमने क्या कर दिया है, वी आई कर दिया है। क्या कर दिया है, V मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर इस V के जगह पे मैं आई आर रख दूँ तो क्या यह फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि V की जगह मैंने आई आर रख दिया है, और जो हमारा ये I था वो सेम है, और T जो है सेम है। ओके, अगर यहाँ पे देख रहे हो आई, तो अगर आई मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और जो आर बचेगा वो आर, और जो टी बचेगा टी। स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर हीट का, फाइनली आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब करंट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस और टी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो ये है फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टी, तो ऐसे फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमने देखो ओम्स लॉ से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी डिराइव कर लिया है। जूल्स लॉ क्या करता है, कंडक्टर में हीट से डील करता है, और जो ओम्स लॉ होता है वो क्या करता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन बताता है। तो हमने ओम्स लॉ के एप्लीकेशन देखे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने के लिए। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसका जो यूजेस है डेली लाइफ में, जैसे कि हीटर हो गया, जिसमें कभी कभी ये ज़्यादातर देखोगे बहुत सी जगहों पे ऐसे हीटर्स का इस्तेमाल होता है फूड को कुक करने के लिए। यहाँ पे देखो जो ये कॉइल्स जो है, यहाँ पे देखो जो ऐसे जो कॉइल्स लगे हैं, ओके, इस कॉइल्स की जो रेजिस्टेंस है इतनी ज़्यादा होती है, इस कॉइल्स की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे हीट इतना प्रोड्यूस होता है कि फूड भी कुक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हीटर, तो बल्ब के अंदर जो ऐसे एक फिलामेंट होता है, एक जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। क्या होता है, टंगस्टन होता है। तो ये टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से जब करंट पास होता है तो वो करंट उसको इतना रेजिस्ट करता है, इतना रेजिस्ट करता है कि वो हीट होने लगता है, और जब वो हीट होने लगता है तो क्या होता है, ग्लो होने लगता है, और दैट इज़ द रीज़न बल्ब क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। फाइनली अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। पहला प्रॉब्लम, इन अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर and diameter 6 mm, a current of 80 ampere is passed. The potential difference across the wire is found to be 20 volt. The resistance of the wire will be, हमें यहाँ पे क्या दिया है, करंट दिया है। क्या दिया है, करंट दिया है जो कि 80 एम्पियर है। पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है वो क्या दिया है, 20 वोल्ट है। तो जो लेंथ है 6 मीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 6 mm दिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। अब इस बात को ध्यान रखना, अगर हमें रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V/I। ओके, हाँ, तो V क्या दिया है, 20, और करंट क्या दिया है, 80। 0 0 आप कट कर दो, 2 1 2 2 4 8, मीन्स डैट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/4। तो अगर हम इसको 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, 0.25 ohms। What is the value of the current flowing through a 5 ohm resistor and a voltage across a voltage source of 10 volt। यहाँ पे जो रेजिस्टर्स है क्या दिया है, 5 ओम दिया है, और वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्टेज दिया है, 10 वोल्ट दिया है।
अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो अगर हम देखते हैं वोल्ट का फॉर्मूला होता है V = IR। तो अगर करंट का फॉर्मूला अगर हमें देखना है, ओके, करंट को हम इस साइड रखेंगे, R यहाँ मल्टीप्लाई में है तो V/R हो जाएगा, ये होता है फिर I। तो आपको ऐसे ही इक्वेशंस क्रिएट करना है, ऐसे ही फॉर्मूला पता करना है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है आगे जाके। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, V/R हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे V/R लिख देता हूँ। तो V का वैल्यू कितना है 10 ले लेता हूँ, R का कितना है 5 ले लेता हूँ। तो 5 1 जब 5 हो जाता है, 5 2 जा क्या हो जाता है 10। तो हमारा 2 एम्पियर का क्या है, इसके अंदर करंट है, क्या है, करंट का वैल्यू क्या है 2 एम्पियर। हाँ, तो लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohms आर अरेंज इन ए सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द हीट इन जूल्स प्रोड्यूस बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन 10 सेकेंड। अब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, हीट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हीट, मतलब हमें H फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है, 30 ohms दिया है। जो वोल्टेज है, जो वोल्ट है वो कितना वोल्ट है, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट है, ओके। अब टाइम कितना दिया है, कितने टाइम में हमें फाइंड आउट करना है हीट, 10 सेकेंड में हीट फाइंड आउट करना है। सर्किट में जो हीट होता है वो कौन से लॉ से डील करता है, जूल्स लॉ से डील करता है। कौन से लॉ से डील करता है, जूल्स लॉ से डील करता है। और फिर अगर हम जूल्स लॉ से देखा जाए तो हीट जो होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R × टाइम। आई नहीं दिया, मतलब करंट नहीं दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, करंट का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, करंट का वैल्यू निकालेंगे। करंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, V/R से निकलेगा। कैसे निकलेगा, V/R से निकलेगा, हमने पिछले वाले प्रॉब्लम्स में देखा था। तो V यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है, 200 दिया है, और जो R जो दिया है 30 दिया है। 0 0 मैंने किया कट, कैंसिल किया, और मैंने 20 को 3 से डिवाइड कर दिया। 6.66 क्या आएगा, 6.66 आएगा। मैं यहाँ पे 2 डिजिट का सिर्फ लिया हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब I का वैल्यू भी मिल गया है, R का वैल्यू भी मिल गया है, और T का वैल्यू भी मिल गया है। अब हम इसके जगह पे क्या करेंगे, I का वैल्यू डालेंगे। I का वैल्यू क्या है 6.66 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R जो कि 30 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि 10 सेकेंड है, ओके। तो एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे मिनट में दिया रहेगा तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, टाइम का सेकंड है। तो अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करके लिखते हो तो बेटर है, नहीं तो अगर मिनट में पूछा गया है आपसे, मिनट में भी लिख सकते हो, आंसर आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला हमें मिल गया है, हमने उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 6.66 का स्क्वायर निकालो। तो अगर हम पूरा वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, स्क्रीन पॉज करके आप कैलकुलेट करके निकालो फटाफट। टोटल आएगा 13। अब जो हीट होता है इसका यूनिट क्या हो जाता है, हीट का यूनिट क्या रहेगा, जूल्स रहेगा। क्या रहेगा, जूल्स। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आपको ये समझ आ गया रहेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ क्या होता है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं इस क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप वर्ड प्रॉब्लम्स क्या करना है, आपको कमेंट्स के अंदर उसको डाल देना है। हम लोग अगर वो क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो अगर कुछ सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको वहाँ पे आंसर बता दूंगा, ओके। और उसका मैं वो आंसर कैसे आया वो भी मैं बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।